ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग लगभग संपन्न हो चुकी है। अंतिम चरण में पीएम मोदी समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव है। 7वें चरण के लिए वोटिंग की जा रही है और ये वोटिंग जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं। 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज लगभग ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। वहीं 904 में से सबसे ज्यादा 328 उम्मीदवार पंजाब से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अतः जमाल लारी को अपना चेहरा बनाया है। 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा था। नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे और यहां प्रधानमंत्री ने सपा की शालिनी यादव को करीब 4 लाख से भी ज्यादा मतों से बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट, वहीं सपा उम्मीदवार शालिनी को 1,95,000 और 1 लाख करीब 60 के और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में वाराणसी में कुल 57.13% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। वहीं 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर यह बैठक जारी है और आज की बैठक में इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी नेता शरद पवार, जितेंद्र अहवाड़, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव और संजय यादव, जेएमएम से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई से डी राजा, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, वही शिवसेना उद्धव गुट से अनिल देसाई और सीपीआईएमएल से दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआईएमएल और बिहार वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सूचित किया है कि वो चुनाव में व्यस्त रहेंगी और इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। बता दें, खड़गे ने कहा था कि 4 जून को इंडिया की अनौपचारिक बैठक होगी, जिसमें मतगणना वाले दिन की तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। ये बैठक जारी है और आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से राजीव मिश्रा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं सपा से मयंक यादव जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी और आप प्रवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करती हूँ राजीव जी से कि जिस तरीके से ये बैठक की जा रही है, क्या लगता है इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या लगता है कि क्या नतीजे सामने आएंगे और बीजेपी के लिए क्या नया एक कंपटीशन निकल के सामने आएगा, क्या बड़ी चुनौती होने वाली है? राजीव जी। राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी रत्ना जी, कंपटीशन तो पहले भी नहीं था। राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है सही। रत्ना जी जी राजीव जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए। रत्ना जी, कंपटीशन तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है और यह बैठक सिर्फ इसलिए आयोजित की गई है ताकि 4 जून के बाद किस प्रकार का रोना शुरू होगा, चाहे ईवीएम को लेके होगा या एक दूसरे के दोषारोपण के साथ शुरू होगा, क्योंकि आज तो चूंकि अंतिम चरण है, आज के बाद शायद यह आखिरी बैठक हो इस गठबंधन की, क्योंकि इस बार के हार के साथ ही एक बार और जो ये घमंड है वो चूर चूर हो जाना है
कि इस गठबंधन के सहारे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, यह देश की 145 करोड़ की महान जनता चुनाव लड़ रही थी। यह देश की 145 करोड़ जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। और इन 145 करोड़ जनता ने यह तय कर दिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, तथा उनकी सारी गलतफहमियां, जितने भी गलतफहमियां हो, वो आज के साथ ही दूर हो जाएंगी। यह बैठक इसके लिए ही आयोजित किया गया है ताकि 4 तारीख के बाद किस प्रकार से दोषारोपण शुरू होगा या ईवीएम का बहाना बनाया जाएगा। ठीक है राजीव जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, ये जो बैठक जारी है दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर, तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है? क्योंकि बार बार लोगों की तरफ से, जैसे कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि नतीजे आने से पहले जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चालू किया जाएगा भाजपा के द्वारा, तो जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता जीत का, तब तक ऐसी बातों पर ध्यान ना देने की बात कही गई अखिलेश यादव जी के द्वारा। अभिषेक जी, पहली चीज तो ये है कि हमारे जितने भी गठबंधन के हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है आज हमारी आखिरी चरण की वोटिंग है। वोटिंग के बाद हमारी ईवीएम जब तक स्ट्रांग रूम में पहुंच न जाए तब तक उसकी सुरक्षा करनी है। पहली बात तो ये जो हमारा आज बैठक हुआ है इंडिया गठबंधन का, हमारी जो बैठक हुई उसमें हमारा साफ जो मैनिफेस्टो दिया गया है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो हमने वादे किए उस वादे को पूरे करने के लिए हमारे सारे नेता इकट्ठा हैं। क्योंकि बीजेपी ने झूठे वादे किए, जनता को ठगा, जनता को मूर्ख बनाया, उस तरीके ना हमारा कोई इरादा था ना कोई इरादा है। हम जनता के पूरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और दूसरी बात जो कही कि जनता, जो बीजेपी बताया है प्रवक्ता जी कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 145 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 145 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, इसके लिए चुनाव लड़ रही है। और गठबंधन ही को सपोर्ट कर रही है और गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है। और मैं आपको बताऊं, कल के दिन अरविंद केजरीवाल जी अपने को सरेंडर कर रहे हैं। गठबंधन ये जानता है कि 4 जून के बाद अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलेगी और वो सम्मान बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं बीजेपी वाले, प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, इनके सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे इन्होंने जो जो कुछ किया है। जी ठीक है अभिषेक जी। मयंक यादव जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आज गोरखपुर में भी चुनाव हुए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बयान दिया है कि पूरी तरीके से उनको जनता का समर्थन मिल रहा है और 4 जून को इंडी गठबंधन का सफाया होने वाला है। वो पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। मयंक यादव जी, देखिए, ये चुनाव है, सभी लोग अपनी जीत का वादा करते हैं और आपके चैनल को भली भांति पता होगा, अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के जरिए आपने रिपोर्ट्स मंगाई होंगी, तो ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी गिरोह, ये जो गिरोह है भारतीय जनता पार्टी, इसके विरुद्ध एक गुस्सा है। खासकर नौजवानों में रोजगार को लेकर जो रोष है, जो इन्होंने अग्निवीर योजना 4 साल की है, जो नई योजना निकाली है नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने की। देखिए मतलब कितनी घिनौनी बात है। एक तरफ 75 साल के हो चुके बूढ़े प्रधानमंत्री 5 साल और मांगते हैं और एक नौजवान जो अभी युवा अवस्था में पहुंचा है उसको 4 साल में रिटायर्ड कर देना है। तो ये सब बातें हो गई। महंगाई इसमें अहम मुद्दा है। देखिए, ये कोई नैरेटिव हमारे गढ़े हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में कई नैरेटिव अपने पक्ष में गढ़ने की कोशिश की और जो भारतीय जनता पार्टी की पोषित मीडिया है उसने भी बहुत से मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जैसे जनसंख्या नियंत्रण बीच में आया और प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा अपने मंचों से सिर्फ हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, जो भी मन में उल्टा सीधा आ रहा था। प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो भाषा शैली ही बिगड़ गई। वो इतना लड़खड़ाने लगे कि वो मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए करने लगे। इतनी घृणित बात है, एक प्रधानमंत्री जो 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हो उसको महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसी उल जुलूल बातें कर रहे हैं जो देश की गरिमा को गिराती हैं, भारतीय राजनीति की गरिमा को गिराती हैं। और वोटिंग पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होगा, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने को लेकर हुआ है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नैरेटिव गढ़े, कोई भी काम नहीं है। आपने नोटिस किया होगा तीसरे फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो अपने मंचों से धार्मिक उन्माद उगलने लगे थे। किसी तरह से धार्मिक उन्माद पनपे समाज में और लोगों के बीच में दूरियां हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर महंगाई बेरोजगारी पर हुआ है और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है। वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। योगी जी अपना अलग लेके घूम रहे हैं, अमित शाह जी अपना अलग लेके घूम रहे हैं। असल में इन लोगों की लड़ाई भी 2024 को लेकर थी, ये आपस में ही लड़ते रह गए। इधर जनता पूरा मन, असल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे साथी कह रहे थे ये चुनाव जनता ने लड़ा है। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये चुनाव जनता ने नरेंद्र मोदी से लड़ा है। नरेंद्र मोदी ने जो भारत को बर्बादी दी है, उस बर्बादी के विरुद्ध, उस बर्बादी से देश को बचाने के लिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मतदान किया है। तो मैं इनकी बातों से संबद्ध होता हूँ। तो ये चुनाव जब जनता ने लड़ा है तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का कहीं अता पता नहीं, और वो तो हार से इतना क्षुब्ध हो चुके हैं कि वो देश के कोने में जाके बैठे हुए हैं और देश की तरफ पीठ कर रखी है। ये देखिए कि और एक हमारी मीडिया मंडली है एएनआई नाम की, वो ठेका ले रखी है कि प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार करना है, जबकि चुनाव आयोग कहता है, चुनाव आयोग के अनुसार 30 मई के बाद प्रचार बंद होना चाहिए। लेकिन जो चौथा पिलर है हमारे लोकतंत्र का, वो उनका प्रचार कर रहा है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी निचले स्तर पर चले जाइए, कितनी भी घड़ित भाषा का प्रयोग कर लीजिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जितने निचले स्तर के प्रयोग किए वो भारतीय लोकतंत्र में आज तक किसी ने नहीं किए थे। तो ये प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली बिगड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उन्मादी भाषणबाजी कर रहे थे, इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। और आपको जानकारी अभी दे रही थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे जी के घर पे चल रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां स्टार्ट हो गई है। तो जाहिर सी बात है अब हम एग्जिट पोल में जाएंगे कि अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम आप क्या पूरा देश जानता है कि ये लोग बेईमानी कराने में नंबर 1 है। और कई जगह खबरें तो ये भी हैं, कई लेटर वायरल हुए कि सारे जिलाधिकारियों को पूरे देश के लगभग 750 जिलों में बता दिया गया है कि किसी भी तरह से हमको लोकसभा की सीट जीत कर दो। तो अब जो भी इसमें सच्चाई है या नहीं है ये एक अलग का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उसकी यही कार्यशैली रही है, बेईमानी करके ही जीतना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से स्ट्रॉन्ग रूम पर जमा है और कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता नेता उस जगह मौजूद रहेंगे। और एग्जिट पोल ठीक है, सभी चैनलों की अपनी टीआरपी का एक मामला होता है, अपनी टीआरपी के लिए करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि एग्जिट पोल गलत ही साबित होते हैं। तो जो भी आएंगे ठीक है, सभी के अपना अपना मानना होता है, सभी लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की हुई होती है। तो हम लोग भी भाई चुनाव लड़ रहे थे, जनता के बीच, जनता के आंखों में जो गुस्सा देख रहे थे वो गुस्सा बता रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गुस्सा है वो बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। तो जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, इनके 400 पार के नारे में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने खुलेआम कह दिया कि हम लोग जैसे ही सरकार में आएंगे 400 सीट लेकर हम लोग संविधान बदल देंगे। तो इसके विरुद्ध जो गुस्सा है, वो 400 पार की बात करते थे, देश की 140 करोड़ की जनता ने इनको 140 से कम सीटों पर निपटाने की ठान लिया और ये 140 से कम सीटों पर ही निपट जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की लोग का देश से सफाया होगा, देश तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ेगा। ठीक है मयंक जी, इसका जवाब लेंगे मयंक जी, राजीव जी सब इसका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पैनलिस्ट मौजूद है कुरैशी जी। कुरैशी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू के चलते हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। राजीव जी, जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि पहली बार तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो बिगड़ी, दूसरी बात इन्होंने कही कि उन्होंने पीठ दिखाया है लोगों को, जब उनको जरूरत थी तब वो चले गए कन्याकुमारी। तो तमाम तरीके के आरोप हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन वो 400 पार का नारा अब इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है राजीव जी कि पहले तो जितने भी हमारे
पॉलिटिक्स एनालिस्ट है, उन्होंने भी ये बात मानी है कि शुरुआत भले ही देर की गई हो, लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से समय के अनुसार टक्कर तो दी गई है बीजेपी को, और बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो रास्ता है, जो सोचा था कि थोड़ा उनके लिए आसान होने वाला है, लेकिन अब उतना आसान बनाया नहीं है इंडी गठबंधन वालों ने। राजीव जी। रत्ना जी, मयंक जी कह रहे थे कि 78 साल का बूढ़ा आदमी। कांग्रेस की जब अलायंस थी मनमोहन सिंह सरकार की, इनकी पार्टी भी घटक दलों में हुआ करती थी। मनमोहन सिंह के रिटायर का उम्र कभी इन्होंने पूछा है? 82 साल की उम्र में कांग्रेस से रिटायर किया गया उनको। आज हमारे प्रधानमंत्री को 78 साल में बूढ़ा कहा जाता है। ना जाने कौन सी मानसिकता, कहां से ऐसे दिमाग लाते हैं लोग। दूसरी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के अध्यात्म की, पीठ दिखाने की बात। अरे भाई, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, राहुल गांधी, तेजस्वी और उनके परिवार के लोग वहां बैठ के वीडियो बनवा रहे हैं, मटन खाने की बात कर रहे हैं, मटन प्रियंका बनाएंगी। शायद वो किसी वीडियो अचानक से बन गया होगा ना, ये वीडियो तो किसी ने बनाया नहीं होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, और इस चुनाव के साथ ही, प्रचार समाप्त होने के साथ ही उनकी भूमिका जो है वो एक प्रचार के बाद थकी, जो चुनाव के बाद थके, वो अध्यात्म ईश्वर की शरण में जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पछता नहीं है, क्योंकि ये लोग ईश्वर को तो मानते नहीं है। इनके राम गोपाल यादव नेता कहते हैं कि पाखंडी लोग पूजा करते हैं। शायद वो पूजा पाठ तो करते नहीं होंगे, ईश्वर को तो मानते नहीं, तभी यही मानसिकता निकल सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बिगड़े बोल निकले कि अंततः इनको पार्टी से निकालना पड़ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं छवि बिल्कुल समाप्त ही ना हो जाए हिंदू लोगों में। हमारी विचारधारा को ही ऐसी ना मान ली जाए कि हम शायद धर्म से भी जुड़े हैं, किसी धर्म से जुड़े हैं। रही बात इस गठबंधन और शिक्षा और बेरोजगारी की बात करते हैं। शिक्षा की बेरोजगारी, आज के जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी तो सभी को यह पता होगा कि शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। ठेकेदारी स्तर पर दी गई थी विद्यालयों को मान्यता, तथा विद्यालयों में नकल की खुली छूट दी गई थी कि आप आओ, कॉपी लिख लो, पास हो जाओ। क्या वही युवा आज जवान होके नौकरी के लिए दर दर फिर रहे हैं? आज हमारी सरकार रोजगार के लिए नए सृजन उनके हिसाब से कर रही है, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? आखिर उन्होंने डिग्री बांटने का जो धंधा किया था, क्या वो बेरोजगारों के साथ छल नहीं था? लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कभी ये धर्म के नाम पे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे राम गोपाल यादव का बचाव करना पड़ता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करना पड़ता है, अखिलेश यादव के मंच के सामने वहां पे मनोज दीक्षित कहते हैं बाबा तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, वहां इनका सुरक्षा की भावना हीन नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा की भावना कब हीन होती है? जब हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्म चले जाते हैं, मीडिया उन पे फोकस कर देती है, तब इनको भी लगता है मीडिया बिकी हुई है। अरे ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, पत्रकारिता बिकी हुई है। श्रीमान जी, आप कोई ऐसा चीज तो बता दो जो आपके पक्ष का भी हो। इसलिए भी आपके पक्ष का नहीं है क्योंकि जनता ही आपके पक्ष में नहीं है। जनता ही ने आपको विधानसभा चुनावों से 2 बार नकार दिया। और आपके अखिलेश यादव जी, नेताजी मैं बात कर दूं, अपने नेतृत्व में आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ सका, जीता है। अभी तक केंद्र में कभी महासचिव, कभी कांग्रेस अध्यक्ष, कभी युवराज बन के पेश किए गए राहुल गांधी। आज तक उनके नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस की सरकार संभवतः 100 के पार नहीं हुई है। आप ऐसे लोगों से डराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो आज की तारीख में स्वयं बहुमत में है। और आने वाले दिनों में जनता ने यह भी फैसला कर दिया है कि हम उस आंकड़े को पार ही करने जा रहे हैं। लेकिन आप हमें ही डरा हुआ कह रहे हैं। अरे हम डरे नहीं हैं, हम तो ये डर रहे हैं कि गांधी परिवार आज जिस स्तर पे कांग्रेस को ले गया है, कल कांग्रेस पार्टी समाप्त पार्टी ना हो जाए। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का अपने अनादर किया है, आज के 2 महीने पहले तक ये आरोप लगे थे कि सिर्फ लखनऊ बैठ के ही राजनीति करते हैं, कहीं समाप्तवादी पार्टी ना बन जाए। ठीक है राजीव जी। मयंक जी, इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि जो बार बार पीएम मोदी अध्यात्म में गए हैं, 45 घंटे का उनका ये मेडिटेशन जो है वो पूरा हो चुका है, तो अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर ये लोगों को ये अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है मयंक जी? इस पर सवाल आखिर क्यों उठ रहा है? 45 घंटे करें, 50 घंटे करें, 90 घंटे करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना मन है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हमारा परिवार भी करता है, ठीक है, इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत इस बात से है, दिक्कत मुझे नहीं पूरे देश को है
जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है 30 मई के बाद कोई भी प्रचार नहीं होगा, वो अपने सोशल मीडिया पर डालें, ठीक है। एएनआई जैसा अब एएनआई के बारे में आपको बताने की वो ठेका ले रखा है कि वो प्रचार कर रहा है मोदी का। तो ये देखिए दिखाने को तो दूसरे दलों को पूरे चुनाव में नहीं दिखाया आपने, हर जगह सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। अब चलिए ठीक, आपने दिखाया, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमने नए रास्ते अपनाए, हम जनता के बीच में गए। अब जब चुनाव आयोग की जब इसके चुनाव आयोग में जब सब कुछ बीत गया, तब चुनाव आयोग कहा हाँ ये नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग कहीं से जानता यूं करते हुए आया। ठीक है, जो भी है हो गया। हालांकि जितने भी नैरेटिव चले उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई वो नहीं है। और प्रधानमंत्री का अपना जो भी मन है, क्योंकि अब हाँ अभी ये बात कह रहे थे कि मनमोहन जी बहुत बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। हाँ, वो नरेंद्र मोदी जी से बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी भाषा कभी नहीं लड़खड़ाई। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए अभद्र शब्द कभी प्रयोग नहीं किए। उन्होंने जब भी अपनी जबान खोली है, देश की तरक्की हुई है उस समय। और नरेंद्र मोदी जी जब भी जबान खोलते हैं, देश हमेशा गर्त में उतना ही जाता रहा है। तो मनमोहन सिंह जी से और नरेंद्र मोदी जी से मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं, बस ये है कि प्रधानमंत्री है दोनों लोग। मैं उस प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा जितनी नरेंद्र मोदी ने गिराई है, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा इतनी नहीं गिराई है। वो जितने निचले स्तर पर जा सकते थे वो उतने निचले स्तर पर गए। वो मंगलसूत्र, मटन, पता नहीं क्या क्या करते रहे। उनके मंगलसूत्र पे भी उनको मैं बता दूं, वो मंगलसूत्र की इतनी बातें करते रहे। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर मंगलसूत्र की इतनी फिक्र होती तो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का वो मान सम्मान तो रखते। अपनी पत्नी को भगा दिया दुत्कार कर। तो देखिए, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो अपने जैसे कर्म किए वो उनको ठीक है, वो उनका अपना मन है। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय एक से एक आरोप लगा रहे थे कि ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, यार तुमसे भाई मेरे पूछकर कोई पूजा पाठ थोड़ी करेगा। देश की जनता है, उसका मन है, अपना जब मन होगा तब पूजा पाठ करेगी। तुमने मंदिर के नाम पर भी वोट मांग लिया, तुमने मस्जिद के नाम पर भी वोट मांग लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। आखिर में खाली हाथों 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो देखोगे तुमको कुछ नहीं मिला। आप एक प्रधानमंत्री थे, 10 साल आपने सरकार चलाई है, आपको महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए थी, आपको बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नहीं। लेकिन क्योंकि इसका रीजन ये है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के चंद व्यापारियों के लिए, लगभग 2 दर्जन व्यापारियों के लिए वो पूरे 10 साल अपने कार्यकाल में काम करते रहे। जब भी उन व्यापारियों को पैसे की जरूरत है, प्रधानमंत्री का ये लीजिए मान का पैसा लीजिए और जाइए। वो देश छोड़कर भी इसमें से बहुत से लोग भाग गए। हमारे देश का किसान मजदूर गरीब से गरीब होता गया। किसान हमारा आज कर्जे में है। इन्होंने किसानों के बारे में बहुत सी बातें, कर्जा माफ कर देंगे, एमएसपी बढ़ा देंगे, ये है वो है, किया क्या? कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहे। जब किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा तो अपने मंत्री के गुर्गों, उनके बेटों से उन पर गाड़ियां चढ़वा देते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जनता के बीच में इतना ज्यादा रोष था कि वो बस, क्योंकि इनकी गुंडाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चरम पर है, तो जनता भी खुलकर नहीं कहते। वो कहती थी आइए मतदान होगा तब हम आपको बताएंगे। दे खटाखट, दे खटाखट, दे खटाखट। जो बटन दबा है इंडिया गठबंधन के समाजवादी साइकिल चुनाव चिन्ह का, पंजे का, आम आदमी पार्टी की झाड़ू का, और जितने भी हमारे गठबंधन के दल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। वो 140 से भी नीचे आ जाएगी। ठीक है मयंक जी, और ये लोग संविधान की जो बातें करते रहे। मयंक जी, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देने के लिए वो बैठे। ठीक है राजीव जी, आप अपना पक्ष रखिए। श्रीमान जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह बोलते थे, कहाँ बोलते थे? उनका तो नाम ही मनमोहन सिंह रख दिया गया। अगर वो बोलने भी जाते थे तो यही युवराज उनके हाथ का पर्चा लेके फाड़ दिया करते थे। और दूसरी बात कहते हैं कि सुख समृद्धि और लाचारी की बात। इतना लाचार प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास ने कभी नहीं देखा जितना 10 साल मनमोहन सिंह ने सहा है। उस विद्वान अर्थशास्त्री को कभी भी अपने मन के करने नहीं दी गई इस गठबंधन दलों द्वारा और इस गांधी परिवार द्वारा। इसलिए भी नहीं की गई ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई मनमोहन सिंह का महिमा मंडन हो जाए। इसी चक्कर में इन्होंने प्रणब मुखर्जी को भी साइडलाइन किया, मनमोहन सिंह का उपयोग किया। रही बात
आप श्रीमान जी ये बताइए, इतनी योग्यता कहाँ रह गई? मुलायम सिंह यादव ने सत्ता हस्तांतरित किया था अखिलेश यादव को, उसके बाद से ये 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, ये दूसरी लोकसभा हारने जा रहे हैं, और प्रत्येक बार नए नए गठबंधन के साथी तलाशते हैं। कभी भैया भैया की पार्टी बनती है, कभी बुआ भतीजे की पार्टी बनती है। लेकिन श्रीमान जी, आखिर ऐसा वजह क्या रहा? हर बार तो आप योग्यता के पूछते हैं, हर बार हमारे प्रधानमंत्री को कोसते हैं, हर बार हमारे प्रधानमंत्री को आप नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कभी आपने सोचा ये जो खटाखट की बात कर रहे हैं, हर बार बटन दबता है खटाखटी, लेकिन आप सफाचट क्यों हो जाते हैं? और इस बार भी ये तय हो गया इस खटाखट बटन दबने के साथ ही कि एक बार फिर आप सफाचट हो गए हैं। और अच्छा यही रहेगा कि आत्म मंथन करें, गठबंधन से पहले अपनी पार्टी में आत्म मंथन करें, गलतियां कहाँ हो रही हैं। एक मजबूत विपक्ष जो होता है उसका आप कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके साथ निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कांग्रेस की जरूरत पड़ती है आपको, कभी दिल्ली से केजरीवाल को आपको बुलाना पड़ता है, कभी राहुल गांधी के साथ रैली करनी पड़ती है, लेकिन वही क्या होता है, ढाक के 3 पात। रही बात अर्थव्यवस्था की, बात करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस सरकार के रखे गिरवी 100 टन सोने का भंडार जो है वो भारत लाने का काम किया है। क्या इसके पहले कौन सी मजबूरी रही थी जो आप लोग नहीं ला पाते थे श्रीमान जी? तो ये बताएं मुझे। रिजर्व घटा है, उसकी भी जानकारी दे दीजिएगा चैनल पर। श्रीमान जी, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप लोग ये रिजर्व नहीं ले आ पा रहे थे? इसलिए भी नहीं ले आ पा रहे थे क्योंकि आपकी व्यवस्था ही नहीं थी। रही बात विश्व में मान सम्मान की, आप बात करते हैं, आखिरी पायदान पे हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा किया जाता था। सम्मेलन में जब वैश्विक नेताओं की सम्मेलन होती थी तो हमारा प्रधानमंत्री आखिरी पायदान पे खड़ा होता था। आज हमारा प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचता है और शेर की तरह दहाड़ के आता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से आके कहता है हाउ आर यू पीएम नरेंद्र मोदी। आपको यही लगता है? आज हमारे मित्र देशों ने यह साबित किया है कि हमारे नेता विश्व गुरु जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं। आपके भैया चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक जो करारी हार है उसका क्रम भी लगातार जारी रहेगा। ठीक है राजीव जी। अभिषेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, और ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये मना कर दिया गया है कि एग्जिट पोल के लिए किसी भी डिबेट का वो पार्ट नहीं बनेंगे, तो ये जो आत्मसमर्पण किया गया है ये किसकी ओर इशारा करता है अभिषेक जी? क्योंकि लड़ाई जो थी, ये चुनावी लड़ाई जो थी वो टक्कर की थी, और उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि पहले तो जो बातें कही जा रही थी कि एक तरफा चुनाव है, एक तरफा लड़ाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने चुनावी रैलियां की, जनता को संबोधित किया, तो इससे ये मुकाबला काफी टक्कर का हो गया था। लेकिन इस तरीके का बयान, वो भी चुनाव से पहले, ये क्या संकेत करता है अभिषेक जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो जो प्रवक्ता जी के जवाब मैं दे दूंगा। इन्होंने जो बात करी कि आपके मोदी जी ने, आपको मैं पहले बताऊं कि हमारा गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे गठबंधन में जो भी बैठकें हो रही है वो मैनिफेस्टो के लेके हो रही हैं। और रही बात जो खटाखट की बात कर रहे हैं, तो खटाखट वोट पड़ रहे हैं, फटाफट वोट आ रहे हैं, और जटाजट हम जीत रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द ना हो खटाखट लगे। दूसरी चीज, राहुल गांधी की ये बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कम से कम पूरे देश की यात्रा की। मोदी जी तो चले गए योगासन करने के लिए, मोदी जी योगासन चले गए, वो तो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। और रही बात डिबेट की, आप बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी जहां चाहे आके डिबेट कर लें। कन्हैया कुमार ने कहा कि मनोज तिवारी जहां चाहे आके डिबेट कर लें। पूरे चुनाव भर वो दिखाई नहीं दिए। और ये गठबंधन की बात करते हैं, बीजेपी 38 दलों का गठबंधन है, 38 दलों का, सुन लीजिए, और इंडिया गठबंधन 28 दलों का है। तो पहले तो बात आपने कर ली अपने गठबंधन की, ठीक है, तब आप दूसरे जागिए। 28 दल वैसे 38 दल, और आपकी पार्टी में किसी को भी सम्मान नहीं मिलता है। इंडिया गठबंधन में हर एक निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जी ने जो किया हुआ है, मनमोहन सिंह जी ने बहुत बड़े असाथी थे। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल केस अडानी को साइडलाइन कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया, जिनके दम पे आप प्रधानमंत्री बने उनको आपने साइडलाइन कर दिया। और आप बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह की सलाह आज भी लेते हैं मोदी जी। बहुत बड़े असाथी थे, आप जान लीजिए, आपके पास ज्ञान कमी है। रही बात जो डिबेट से बाहर किया है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है, हम चूंकि चुनाव जीत रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है मैनिफेस्टो को लेकर के, और जितने भी हमने वादे किए हैं उनको लेकर के। हमको बेरोजगारी हटानी है, हमको ये आपका अग्निवीर हटानी है। अग्निवीर हमारी पहली सरकार बनते ही
पहला काम कूड़ेदान में अग्निवीर की योजना जाएगी। हमको जितनी आप बोलते हैं 80 करोड़ तो हम राशन देते हैं, मतलब कि आपका मानना है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, तो 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ गरीब, तो अमीर कितने हो गए? ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, और इन पूंजीपतियों के दम पे सरकार चल रही थी। ये सरकार गिरने जा रही है और मोदी जी एकदम अपने घर की वापसी कर ले। ये 75 साल के हो गए, 73 साल के हो, इनको मौका चाहिए। कितना मौका चाहिए? हमारा देश का युवा 18 साल में नौकरी करेगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। इनको तो आप ये जान लीजिए कि एकदम पूरी तरीके से गठबंधन हमारा जीत रहा है और मोदी जी हार रहे हैं, और मोदी जी बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी। राजीव जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 80 करोड़ जनता को ये राशन देने की बात करते हैं, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर है राजीव जी कि अगर 80 करोड़ जनता को अनाज ही दिया जा रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल कैसे ना उठे? अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पर दिखाई जाती है, लेकिन अगर देश का 80 करोड़ जनता ही जिसे अनाज देना पड़ जाए तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था की क्या दशा है? रत्ना जी 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 देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तभी इतने परिवारों को हम मुफ्त राशन भी दे पा रहे हैं। इनके शासन काल में क्या बात कर रहे हैं राजीव जी? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आप राशन दे पा रहे हैं। 2.04 जीडीपी थी और मजबूत अर्थशास्त्री की ये जीडीपी थी। नहीं होती तो क्या होता? रत्ना जी, जिस विद्वान अर्थशास्त्री की बात करते हैं, उस अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री काल में 2.04 जीडीपी थी। आज क्या है? आज 8+ है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसने रोक रखा था? कांग्रेस सरकार में किसी ने रोक रखा था क्या? आज हमारे पास सिर्फ राशन नहीं, हम आयुष्मान योजना भी लाते हैं, मातृत्व सुरक्षा भी लाते हैं, बहन बेटियों को शिक्षित करके उन्हें स्किल दे करके रोजगार के लिए भी प्रेरित करते हैं। आखिर किसने रोक रखा था कांग्रेस सरकार में? रोकना नहीं था, ये बस ये था कि तमाम जी ये जिन्होंने घटक दल बनाए थे संप्रग, उसके साथ लूट खसोट की पूरी आजादी दी गई थी। इन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र देश का नहीं था जहां इन्होंने घोटाला नहीं किया, अन्यथा देश की जनता रोड पर आकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बाध्य हो गई। और आज वही जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाने के लिए फिर बाध्य हुई और पुनः वह चुन चुकी है एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में। ये लोग सिर्फ ऐसे ही गठबंधन बनाते हैं, तमाशे देखते हैं, उलूल जुलूल बयान देंगे और अंत में क्या होगा? एक दूसरे पे दोषारोपण शुरू करेंगे। उससे भी नहीं बन पाएगा तो ये लोग ईवीएम को दोष देंगे। ठीक है, हमारे साथ हाजी जी भी मौजूद हैं। हाजी कुरैशी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाजी कुरैशी जी, ये जो बार बार बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि इन्हें पता है कि इंडी गठबंधन वालों को ये बात पहले से मालूम है कि उनकी सरकार आने से रही, और इसी को लेकर के अब उसे साइडलाइन करने के लिए ये बार बार इस चीज का दावा करेंगे और ये बोलेंगे लोगों के बीच में जाके कि ईवीएम मशीनों में खराबी हुई है, ईवीएम मशीनों को हैक किया गया है, और कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को पहले से ही रिजल्ट का अनुमान लग चुका है। क्या यही कारण रहा है कांग्रेस ने जिस तरीके से एग्जिट पोल की डिबेट्स पे बैठने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया है? क्या लगता है ये किस और इशारा कर रहा है? क्योंकि आज अंतिम चरण के चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं। मैडम, ऐसा है, आवाज खल्क नकारे खुदा, ये जनता की आवाज है, गठबंधन की आवाज नहीं है। जनता की आवाज है कि जो है गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग जो है बीजेपी से जो है त्रस्त हो गए, परेशान हो गए और सोचने तक का माथा उनका खराब हो गया जनता का कि क्या करें इस सरकार को, सिवाय इसके वोट के जरिए जो है। तो इसलिए गठबंधन को वोट दिया जनता ने, और ये जनता की आवाज है कि गठबंधन की सरकार आ रही है। तो अब आप तो जानती हैं कि देश की जो हालत जो इन्होंने बना दी, इतनी बुरी हालत कि जो है जनता जो है त्रस्त हो गई और आकार मच गया हर शोबे के अंदर, हर विभाग में। इन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, झूठ ये बोलते हैं, डप्पाजी ये करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल लेते हैं, योगी जी कुछ भी बोलते हैं, और कहा इनका मुद्दा हो जाता है मुसलमान और हिंदू, पाकिस्तान और मुसलमान, ये इस तरह की बातें करते हैं बार बार। तो इसलिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी इतना कहां से आ गया? आप मुझे बताइए। मुसलमान मस्जिद का मसला था, मंदिर का, वो हो गया खत्म। अब दूसरी मस्जिदों के मसले जिनका काम है कि सेंटीमेंट, हिंदू सेंटीमेंट को भड़का के
उस वोट को अपने फेवर में करना। ज्यादा इनकी कोई दम नहीं है। और मोदी जी जो बोलते हैं वो जो है सब वो जो है लफाजी करते हैं, वायदे पे खड़े नहीं उतरते हैं, झूठ बोलते हैं। और जनता ये समझ गई कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैं इस देश में अब आने वाला नहीं है। आप देखिए देश को किस कदर बर्बाद कर दिया इन्होंने। जनता को गुमराह किया कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आप ये समझिए कि वो क्या क्या इन्होंने वायदे नहीं किया। मुझे बताइए, इन्होंने नोटबंदी कर दी, जो धन अंदर जनता के पास था, गरीब जनता का जुड़ा हुआ था, वो बाहर ले आए कि इससे जो है हमें बड़ी मदद मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। अब आपने देखा 10 साल में देश ने कितनी उन्नति की है, कितनी जो है कांग्रेस के जमाने के एम्स ठीक है कुरैशी जी, हम आपके तमाम सवालों का जवाब राजीव जी से ले लेते हैं। कल कारखाने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी और बड़े बड़े डैम बने कांग्रेस के जमाने में। देश ने उन्नति जहाँ जी का आजादी के बाद से बनी। अब ये इस तरह इस तरीके से जो अब सरकार है, ये 10 साल से 14 से जो सरकार आई है, वो उससे जो है निराश हो गई जनता। इसलिए जनता का एक रास्ता है कि इनको वोट ना देकर जो है इनको हटाया जाए। ठीक है और गठबंधन की सरकार है, गठबंधन क्यों हुआ? अरे इनसे जनता की आवाज पे गठबंधन हुआ कि इन्हें हटाओ जो है। ठीक है कुरैशी जी। राजीव जी, इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। और कुरैशी जी ने ये बात भी कही है कि बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते हैं। हमने संबित पात्रा को सुना, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताया। फिर अभी आज ही रवि किशन ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साधना से सूर्य शांत हो चुका है। ये किस तरीके का बयानबाजी है? मतलब ये लेवल कहाँ जा रहा है, किस ओर ये लेवल जा रहा है बीजेपी? रत्ना जी, कुरैशी साहब के शायद 7 उम्र का तकादा है। शायद उनको नए बनते हाईवे नहीं दिखते हैं, नए इंडस्ट्रीज नहीं दिखती हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दिखता इनको, कभी नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं दिखता इनको, आगरा एक्सप्रेसवे नहीं दिखता इनको, बनारस में बनने जा रहे नए स्टेडियम नहीं दिखते, बनारस में हो रही अद्भुत जो विकास है वो नहीं दिखती, गोरखपुर में आ रही नए कल कारखाना नहीं दिखते। इनको दिखती तो क्या है, इनको सत्ता नहीं मिल रही है, वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और ईश्वर कृपा करे आपको दूर दूर तक सत्ता मिलने भी नहीं जा रही है। आप शायद ये भूल रहे हैं, जब आप हिंदू मुसलमान की बात आपने छेड़ी है, मैंने नहीं छेड़ा था। श्रीमान जी, आप कभी एक उस हिंदू के हालात के बारे में क्यों बात नहीं करते जो पाकिस्तान में रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक के बारे में क्यों नहीं बोलते कि उनके साथ क्या हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया है कि देश के साथ साथ कहीं प्रदेश में भी कोई दंगे ना हो, और यह सुनिश्चित के साथ इस कड़ाई का पालन भी होने जा रहा है। आज देश में जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उनको भी हमने निरंतर कार्रवाई करते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हो या सीमा पार चेतावनी के साथ साथ पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को घुसपैठ करके आतंकवादियों को मारना, इसके साथ हमने सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस सरकार वाली गलतियां न दोहराई जाए। और पाकिस्तान आज कहीं ना कहीं सच में जो आतंक की फैक्ट्री लगा के रखा था, आज रोना रो रहा है। पाकिस्तान आज चिल्ला के कह रहा है कि भारत के वजह से हमारे देश में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जबकि उसको खुद भी शर्म नहीं आती है कि वह खुद कहता है कि मेरे आतंकवादी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज पीओके की जनता खुलेआम भारत के प्रति विश्वास दिखा रही है, ऐसा ही नहीं दिखा रही है। कुरैशी साहब, वहां भी 90% से ऊपर मुसलमान जाति निवास करती है, लेकिन उस मुसलमान जाति को लगता है कि यह देश पाकिस्तान के मुकाबले कहीं सुरक्षित है। यहाँ विकास के नए आयाम गढ़े हैं, इस सरकार ने उन्नति के नए दिशा दिखाए हैं और विश्व में एक नया सम्मान मिला है देश को। आपने क्या किया था? आपकी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो था उसमें कपड़े सिल रहे थे और जवाहरलाल नेहरू ने 1971 का युद्ध करा दिया चाइना को दिखा के। आपकी सरकार ने क्या किया? पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाने के बावजूद भी पीओके का भारत में को नहीं मिला, पीओके को। रही बात, आप इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि
आप जो ये दंगों के माध्यम से रोटियां सेक रहे थे, उस तवे का ही भारतीय जनता पार्टी ने खात्मा कर दिया। फिर आप करेंगे ही क्या? कुरैशी साहब आराम करिए, सत्ता तो वैसे भी मिलने नहीं जा रही है और हिंदू मुसलमान का कहीं भेदभाव नहीं है। 53 नए IAS मुसलमान जाति से हुए हैं, मुसलमान भाई मेरे 53 नए IAS बने हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्य शिक्षा के साथ उनको मिलाने का कार्य न करती तो शायद आज आप भी वही रोजगार देने की बात करते जो एक दिन बैठे डिबेट में भाई जैनुद्दीन कर रहे थे। लेकिन आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप आने वाली पीढ़ी को इस मुख्य धारा में जोड़िए। इस सरकार ने न शिक्षा में कहीं बांटा है, न स्वास्थ्य में कहीं बांटा है, न ये इसमें रोजगार में कहीं बांटा है, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में। सबके साथ चाहती है वो, सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। और आज भारत इसीलिए उन्नति कर रहा है क्योंकि इस मंत्र के साथ ही काम कर रहा है और पूरी जनता उनके प्रति विश्वास दिखाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार तीसरी बार। आज पूरे भारतवर्ष में प्रदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस के युवराज की बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, जिस राज्यों से होके गुजरे हैं वहां उन्होंने सफाया कर दिया है। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, हम इसी में प्रतिक्रिया ले लेते हैं कुरैशी जी से। कुरैशी जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू है कुरैशी जी के साथ। मयंक जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। रत्ना जी मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई कुरैशी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाता? कोई मौलाना कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाता? इसलिए भी नहीं बनाया जाता है क्योंकि उनको चर्चे में लाकर ही इनको राजनीति करना है। रत्ना जी, दूसरी बात यह है, गांधी परिवार के आवरण से बाहर क्यों नहीं आ पाती? मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टाम्प बनाकर इन्होंने गठबंधन बनाया और राहुल गांधी कभी भी किसी प्रदेश के बड़े नेता के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई भी रैली या शो क्यों नहीं कराया गया? मैं पूछना चाहूंगा, जबकि गठबंधन के मुखिया है वो। ठीक है कुरैशी जी, इन सभी सवालों के जवाब मांग रहे हैं राजीव जी। कुरैशी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम इस सवाल का जवाब लेंगे कुरैशी जी से, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है गठबंधन की और ऐसे में सीएम केजरीवाल भी इस गठबंधन में शामिल है, कल 2 जून है, उन्हें सरेंडर करना पड़ जाएगा और सरेंडर करने के बाद ये आखिर में सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक सिंपैथी वाली वीडियो थी उनकी, एक तरीके से ये पक्ष का कहना है कि सिंपैथी गेन करने का तरीका है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी डूब रहा है, आप भी डूब रहा है और ये पार्टी डूब रही है और इसका सुपड़ा साफ होने वाला है और अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। लेकिन जिस तरीके से टक्कर देखने को मिली पूरे चरणों के दौरान, आज 7वें चरण के मतदान हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं और समापन की ओर हैं, तो अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि बीजेपी ही आएगी, लेकिन इतना आसान नहीं है उनके लिए रास्ता। तो मैं जी, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के हैट्रिक या फिर इंडिया गठबंधन की एंट्री, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या माहौल होगा देश का? मयंक जी। रत्ना, अभी पूरे डिबेट में आपने कई जगह इंडी गठबंधन का प्रयोग किया, तो इंडी गठबंधन नहीं, वो इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडी गठबंधन से उसको बोला जाता है इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आप मुझसे मत डिबेट करिए ना, मैं तो पक्ष और विपक्ष की बातें रख रही हूँ, आप मुझसे मत डिबेट करिए। मयंक जी अपना नहीं, तो एक पक्ष की बात है, आप एनडी गठबंधन भी कह सकते हैं, एनडीए नहीं एनडी गठबंधन। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ मयंक जी, मैं क्लियर कर दूं, आप मुद्दे की बात करिए मयंक जी, आप मुद्दे की बातों को काफी देर सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे बड़ी देर से कि ये फैक्ट्रियां, अरे भाई एक फैक्ट्री का नाम बता दो, कौन सी फैक्ट्री लगा दी आपने? अरे उत्तर प्रदेश में अगर रहते हो तो योगी आदित्यनाथ के गुंडा राज की जानकारी कर लो। योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडा राज चला रही है, ये मैं नहीं, अमित शाह का गृह मंत्रालय कहता है, एनसीआरबी आंकड़े कहते हैं। सबसे बड़ी अगर गुंडा सरकार पूरे हिंदुस्तान में कोई चल रही है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। और आपने अभी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान की आप लोगों को मजा ही इसी में आता है। आपने कभी बेरोजगारी और रोजगार की तो बात की नहीं, जो आपने बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हिंदू है। अरे पाकिस्तान के हिंदू से हमसे क्या मतलब भाई?
हम अपने देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनकी बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे। जो देश जैसा करेगा, जिसके कर्म जैसे होंगे वैसे झेलेगा। हमारा देश है, हम रह रहे लोगों को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे देंगे। आप भी आपने शिक्षा में बड़ी लंबी लंबी बातें हाकी थी समाजवादी सरकार की। क्या आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा माफिया बैठे हुए, शिक्षा की जो ठेकेदारी कर रहे हैं, आपको पता है? एक नर्सरी के बच्चे की बुक लेने जाइए, पहले आप बुक लेने जाइए तो पूरा पूरा सेट उठा के देते हैं, 10 या 12 जितनी भी किताबें हो। हमारे आपके बचपन में क्या होता था, एक किताब। ये शिक्षा माफिया लाने वाले कौन है? योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ शिक्षा माफियाओं को यहाँ लाकर पनाह दी है। और उससे भी बड़ा अगर कोई माफिया उत्तर प्रदेश में अगर एक्टिव है तो वो है स्वास्थ्य विभाग के माफिया, मेडिकल माफिया एक्टिव है। आपको पता है जो आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इनके गृह जनपद हरदोई मंडावा में एक कैंसर हॉस्पिटल छपरी के नीचे दलता पाया गया। ये इनको पनाह कौन दे रहा है? ये योगी आदित्यनाथ सरकार दे रही है, भाजपा सरकार दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी गिरोह है वो दे रही है। आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम क्या बात, आप पहले हिंदुओं को जो 80 करोड़ जो आप बातें कर रहे थे, अभी अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, आपका व्हाट्सएप का ज्ञान हमने देख लिया जो आपने बोला। मैं ये कह रहा हूँ जो आप इतनी अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं तो इतना एक गली के बच्चे को भी मालूम है जो देश 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज खिला रहा है उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी। ठीक है, बातें आप वो करिए, आप सत्ता पक्ष के हैं। आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए, क्या रोजगार दिया? सरकारी विभाग में इतने ज्यादा पद खाली पड़े हुए, आप उन्हीं में से बता दीजिए कितने पद भरे हैं। सबको तो आप अभी राग लाभ देंगे, सबको तो नौकरी नहीं दे सकते सरकारी। अरे जो खाली पड़े उनकी बात करो। तो पिछले 10 सालों से खाली पड़े उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हैं, उन पर कौन भर्ती करेगा? योगी आदित्यनाथ में आरक्षण का फिर बताओ कि क्या पढ़ाई नहीं करते हो? अरे जाओ देश की सड़कों पर जाके देखो, नौजवान बेरोजगार टहल रहा है। प्रधानमंत्री खैर वो जब कुछ शिक्षित होते शिक्षा वाली बातें करते वो तो पकौड़ा लगाने की बात कर देंगे, नाले से कहेंगे गैस निकाल लो और बताएंगे कि गांधी जी 1982 में गांधी फिल्म आने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। अरे भाई जैसे आपके नेता हैं आप भी वैसे ही उल्टी सीधी जरूर बातें करेंगे। अरे आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ तो मतलब कुछ तो बातें करिए। कोई बच्चे हो की दुनिया में यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान से चल के आता है, यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मतलब जो हिंदू मुस्लिम हमारे दंगे का वो बताए कि हम आपको क्या देंगे। जो सत्ता में है वो बताए कि हमने आपके लिए क्या किया है पिछले 10 सालों में। रत्ना जी जी राजीव जी रत्ना जी एक गुजराती व्यापारी जो देश छोड़कर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भागे। मयंक जी एक मिनट, राजीव जी जवाब देना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे। मयंक जी एक मिनट मयंक जी राजीव जी। एक युवराज कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, एक हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो परिवार के आवरण से किसी एक नेता को उसमें घुसने नहीं देना चाहते हैं ताकि किसी और बिरादरी, किसी और मजहब, किसी और संप्रदाय से उस पार्टी में नेता निकल पाए। दूसरी बात ये करें, उस पढ़ाई का क्या मतलब जहां आपके अपने ही आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कितने नेताओं ने छोड़ दिया, खुद चाचा शिवपाल यादव को आपने साइडलाइन कर दिया। राहुल गांधी ने किसी भी एक नेता को संभाल नहीं पाए जो उनके पुराने साथी थे, उनके वजह से वो अपमान देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में लौटने को मजबूर हो गए। तो मैं ऐसी शिक्षा को क्या मानूं? बड़ी लंबी लंबी शिक्षा की बात कर रहे हैं मयंक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये लोग संविधान की बातें करते हैं, संविधान बचाओ। किसने संविधान हटाने की बात की? आपको लगातार लगता है खतरे में है, कभी आपको देश खतरे में लगता है, कभी आपको संविधान खतरे में लगता है। अगर आपने पढ़े होते, अगर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी अगर ज्ञान होता तो ये बयान ना देते। पहले अपने नेता से कहिए, पहले अपने नेताजी से कहिए कि सोशल मैनेजमेंट पढ़ें, फैमिली मैनेजमेंट पढ़ें, तब वो जाके कहीं ज्ञान बांटेंगे, तब वो ज्ञान हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल के आज इंडी गठबंधन का इसलिए भी बैठक हो रहा है, कल की वापस उनके
अब नए घर में अरविंद केजरीवाल को जाना है, कहीं जाने से पहले ये जो मंत्रालय वगैरह के ख्वाब देख रहे हैं उसमें कोई सेंध ना हो जाए। अरे वो खाली पुलाव ही रह जाएंगे, उसके अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगा। सारे जितने भी देश के ये जो सत्ता पाने के बैठे हुए लालची, वो इस ख्वाब में ही बैठे हुए आज दिल्ली। कोई कहता है कि 300 की बात की जाएगी, ध्यान रखना। कोई कहता है कि ईवीएम पे पहरे करना, कोई कहता है कि हम एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल नहीं होंगे। आखिर भाई क्यों भाग रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि आपको ईवीएम का भी पहरा देना पड़ रहा है, तकनीकी चीजों का? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 300 बार कहेंगे तो जनता बरगला जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता मूड बना के चलती है, जनता मूड बना के ही चली है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं। कैसी शिक्षा को मानूं? वो परिवार ही नहीं संभाल पाए। हमारे अपर्णा यादव छोड़ के आती है, शिवपाल यादव को साइडलाइन की जाती है, और के साथ साथ उस पार्टी में ही बहुतों की अपेक्षा हो रहा है चुनाव बिकने दीजिएगा। देखिएगा कितने लोग उस परिवार से हमारे आते हैं, क्योंकि वह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में ही कोई भी राजनीतिक संरक्षण है। इसके अलावा मैं यही पूछना चाहता हूं, इतनी योग्यता धरी की धरी क्यों रह रही अखिलेश यादव की कि आज तक अपने नेतृत्व में कोई चुनाव तक वो नहीं जीत पाए, और भगवान ही मालिक है ऐसे मैनेजमेंट और ऐसे शिक्षा का। ठीक है राजीव जी, इसका जवाब मयंक यादव जी देंगे। ये आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ जिसका जवाब मयंक यादव जी देंगे। मयंक यादव जी, इन्होंने क्वालिफिकेशंस को लेके, शिक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और बार बार फिर से एक परिवारवाद का मुद्दा उठा है यहाँ पर। मयंक जी देखिए, ये जिनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं वो लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री, आपको पता होगा, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, दुत्कार के भगा दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या ही कहा जाए, वो अपना परिवार छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आ गए। तो परिवारवाद पर ज्ञान ये हमको ना दें। और जिन अपर्णा बिष्ट की ये बात कर रहे हैं, वो अति महत्वाकांक्षी है, करना कुछ नहीं, उनको फ्री का पद चाहिए। और चाचा की जो बात करना है, चाचा के बारे में आपको बता दूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से भाग रही है, देश छोड़कर गुजरात की तरफ बहुत तेजी से जो भाग रही है, ये देन है आदरणीय शिवपाल चाचा जी की। अगर शिवपाल चाचा जी ने जब से ये जिम्मा संभाला है, तभी भारतीय जनता पार्टी आपकी भाग रही है। और शिक्षा के बारे में तो आप ना आप बात करिए, ना आपके कोई नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से शिक्षा के मामले में या इस मामले में बात कर पाएंगे, क्योंकि बस सब यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाले आप लोग हैं। जो सिलेबस आपको नागपुर से दिया जाता है उसकी बातें आप यहाँ लाते हैं। और जो आप संस्कारों की बात करेंगे, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं रख सका अपने साथ, वो संस्कारों की बात मंच पे जो अपने पिता को धक्का देता है, वो संस्कार कहाँ से लाएंगे हम? आप क्या बात करेंगे श्रीमान जी? पूरी दुनिया ने देखा था। आप संस्कार की बातें तो ना ही करिए। आपको करे जो अपने माँ बाप के मरने पे अपना सिर मुड़वाता है, अपनी दाढ़ी मूंछ मुड़वाता है, वो बात करे। श्रीमान जी, कम से कम मंच पे धक्का देते हुए तो वीडियो वायरल नहीं हुआ था। श्रीमान जी, आपके महत्वाकांक्षी नेताजी ने अपने पिताजी को पूरे कार्यकर्ताओं के सामने, पूरे विश्व ने देखा कि उनको धक्का देकर साइडलाइन किनारे कर किया था। और वही मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, एक बार पुनः आपको प्रधानमंत्री बनने का मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो एक क्लिप छोटी सी काट के जो आप लोगों ने चला दी मीडिया के माध्यम से, वो क्या नेताजी को धक्का देना, पिता को भरे मंच पे धक्का देना छोटी बात आपको लगती है क्या? ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती होगी शायद। रत्ना जी, पिता को सरेआम मंच पे लाखों कार्यकर्ताओं के सामने धक्का दे देना इनको छोटी बात लगती है। सोचिए ये किस कदर के ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। राजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपके लिए ये इतनी छोटी बात है? ये संस्कारों की बात आपने शुरू की है, लेकिन एक पिता को मंच पर सबके सामने इस तरीके से धक्का मारना आपके लिए छोटी बात है? क्योंकि आप यही सवाल जब दूसरे से पूछते हैं, पक्ष से पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं, तो यही सवाल पहले, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या इतनी छोटी बात है मयंक जी? अपना ये छोटी बात नहीं है, ये बात ही नहीं है। ये बात मैं पूरी तरह से नकार रहा हूं। बात क्यों नहीं है श्रीमान जी? ये बात कैसे आप नकार सकते हैं मयंक जी? इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? भरी सभा में एक बेटा अपने पिता को धक्का मारता है, इस बात से आप नकार रहे हैं। मयंक यादव जी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है? बेटा अगर अपने पिता को धक्का मार रहा है, तो पिता उसको कह रहा है कि बेटा तुम जो मुख्यमंत्री बनो, तुम चुनाव लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता फिर ये कहेगा। पिता का दिल बड़ा होगा मयंक यादव जी, पिता नहीं बोलेगा, लेकिन एक बेटे का क्या ये फर्ज बनता है? ये कहाँ के संस्कार है कि बेटा अपने पिता को इस तरीके से धक्का दे? तो उसके बारे में क्या बताया जाए?
जब आप छोटी सी क्लिप देखेंगे, जब पूरी क्लिप देखिए और छोटी क्लिप देखिए तो आपको पूरे और अधूरे का ज्ञान हो जाएगा। पूरी क्लिप क्या श्रीमान जी, अधूरी आप क्लिप क्या है? लगातार आप लोग ये अधूरी साबित क्लिप करते आए हैं कि पिता को बेटा धक्का मार सकता है, ये संस्कार और इसमें संस्कार कहीं नहीं आती है। आप लगातार इसको सही साबित करने में तुले हैं, छोटी बड़ी या बड़ी ऐसी क्लिप करके साबित करके। आप संस्कारों की बात तो आई नहीं है। क्या एक बेटा अपने पिता को धक्का मारता है? संभव है? अपने माता वो भी बड़े मंच पे लाखों कार्यकर्ताओं के सामने। हरियाणी आपको छुआते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अरे ये उत्तर प्रदेश की जनता को भी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का देहांत। श्रीमान जी, आपके नेताजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ। नेताजी को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। नेताजी हमारे समाजवादी पुरोधा है, मैं उनका नमन करता हूं, लेकिन मैं आपके नेता श्री अखिलेश यादव जी की बात करता हूं और आप उस चीज को सही ठहराने पर तब से तुले हुए हैं, क्लिप बताकर। या उस मंच को पूरे विश्व ने देखा था, वो कोई क्लिप नहीं था, वो एक जारी वीडियो थी, वो एक घटना थी। उत्तर प्रदेश की जनता इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, देश की जनता इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। संस्कारों की बात हुई है, जनता की बात तो आ ही नहीं रही है, इसमें तो संस्कारों की बात आ रही है। संस्कारों की बात राजीव जी का सवाल जो है वो संस्कारों से शुरू हुआ है। आप उस मुद्दे को लेकर के सुनिए पहले वो क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या एक पिता को इस तरीके से बेटे के द्वारा धक्का मारना किस हद तक सही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो छोटी सी क्लिप थी और आप उस चीज को नकार रहे हैं। मयंक यादव जी, वो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मैं फिर कह रहा हूँ। रत्ना जी, आपके पास तो शायद वो वीडियो क्लिप होगी, मयंक जी को पर्सनल भेजा जाए। अभी भी वो उस घटना को साबित करने पे नहीं तुले हुए, जबकि पूरे विश्व ने वो तमाशा देखा था। राजीव जी, वो वीडियो क्लिप सबने देखी है, ऐसा नहीं कि वो वीडियो क्लिप सिर्फ हमारे पास ही है, वो वीडियो क्लिप सबने देखी है। पूरी बात कर रहा हूँ रत्ना, एक तरफा बात मत करिए। मैं पूरी और अधूरी क्लिप की बात कर रहा हूँ। जो आप लोग अधूरी क्लिप में फंस जाते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो कम से कम मीडिया पे बात मत लेकर आइएगा मयंक यादव जी, मैं यहाँ पे दोनों लोगों के पक्ष रख रही हूँ। मीडिया पे बात मत लाइएगा और एक एंकर पे बात मत लेकर आइएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो अधूरी क्लिप है, अधूरी क्लिप है, तो उसमें आप क्यों बता रहे हैं? आप पूरी क्लिप उनको फॉरवर्ड करिए। राजीव जी कह रहे हैं हम उनको क्लिप फॉरवर्ड करेंगे, आप उनको पूरी क्लिप फॉरवर्ड करिए। सवाल उठाए तो जवाब तो मांगा जाएगा ना मयंक यादव जी। नेताजी अखिलेश यादव जी के साथ ना होते, अगर वो घटना सच होती तो नेताजी अखिलेश यादव जी के साथ ना होते। जो घटना का श्रीमान जी पूरे एक हफ्ते वो ड्रामा चला था, उस धक्का मारने के बाद आपको भी पता है नेताजी यादव जी के साथ रहे। श्रीमान जी, लेकिन इस बात को आप साइडलाइन करने पे यादव जी के साथ क्यों रहे? आप किसी के घर में छोटी छोटी जो क्लिप्स वायरल होती है, आप लोग इसका जो मीडिया नैरेटिव बना देते हैं, सच्चाई को जानना करिए आप लोग। अब तो आपको मीडिया पे भी भरोसा नहीं रहा मयंक जी, आपको मीडिया पे भी भरोसा नहीं रहा। अब सही भरोसा नहीं है। मीडिया वो जरूर बातें करेगी, कहाँ भरोसा रहेगा? एएनआई ठेका लेगा नरेंद्र मोदी का। भरोसा, सीबीआई पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, प्रशासन पे मयंक जी एक मिनट, जो सवाल किया गया है सिर्फ उसका जवाब दीजिए। मीडिया क्या कर रही है, क्या नैरेटिव बना रही है, क्या नहीं बना रही है, वो आपका काम नहीं है। आपके अपने मुद्दे हैं, आप अपना पक्ष रखेंगे। आपके भी नैरेटिव्स हैं, सत्ता पक्ष को लेके, सत्ता पक्ष के भी नैरेटिव है विपक्ष को लेके। हम दोनों पक्ष दिखाते हैं, तो मीडिया पे मत आइए आप। मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया पर मत आइए आप अपने मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए बैठे डिबेट पे, आप अपने मुद्दों को लेकर बात करें। मयंक यादव जी, अगर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर उसको डाइवर्ट मत करिए। रिक्वेस्ट है आपसे, डाइवर्ट मत करिए वो कि मीडिया के ऊपर सारी चीजें थोप दे और फिर मीडिया को हर चीज के लिए ब्लेम करे। मीडिया पर मत आइए। मयंक जी, जो सवाल किए गए, देखिए आपने भी सत्ता पक्ष से सवाल किए हैं, सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। मयंक यादव जी, यहाँ मेरी और आपकी डिबेट नहीं हो रही है। मैंने ये बार बार बोला है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिबेट नहीं होती है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, सवालों का जवाब दीजिए। इसमें हाइपर होने की बात नहीं है मयंक यादव, इसमें हाइपर होने की बात नहीं है। मीडिया के लिए लोगों का क्या नैरेटिव है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। एज अ मीडिया वर्कर वी नो। आप हमें मत बताइए हमारे नैरेटिव्स। मैं आपको आपका नैरेटिव बता रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनना। मैं जब जवाब दे रहा हूँ कि वो आप जवाब दीजिए, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आप बार बार मीडिया करना है। हमने आपको जवाब देने का मौका दिया, ये मत बोलिए आप ये मत कहिए कि एक साइड को सपोर्ट किया जा रहा है ऐसा। नहीं मयंक जी, नहीं मयंक जी, इस बात को लेके मैं एग्री नहीं करूंगी। नहीं मयंक जी, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है 2 मिनट का। आप अपने जो सवाल किए गए उनका जवाब दीजिए, मुद्दे पे रह के दीजिएगा। चलिए
मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, वो जो छोटी सी क्लिप आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो क्लिप अगर आपके पास पूरी हो देखिएगा, वरना ऐसी अब उज्ज्वल अफवाहों की बातों पर ध्यान न दीजिएगा। क्योंकि अगर वो घटना सत्य होती तो नेताजी उस घटना के बाद अपने जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी के साथ न होते, वो 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी के साथ रथ पर चले। तो अगर वो घटना सत्य होती तो नेताजी उनके साथ न होते। जाहिर सी बात है, वो जो छोटी सी क्लिप डालकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई, जो नागपुर कार्यालय से आती है, तो उस पर आप लोगों को पूरी जानकारी करनी चाहिए। आप एक मीडिया नैरेटिव चला देते हैं तो उससे कोई कुछ नहीं होने वाला। आपको दोनों पक्ष की बात, फिर मीडिया पे आ गए। दोनों पक्ष की बात मयंक सुनिए। जी, मयंक जी, मैंने आपको 2 मिनट दिया था, आपने फिर से मीडिया का नैरेटिव आप मत बताइए। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगी कि मीडिया को लेके लोगों का क्या नैरेटिव है वो सबको पता है, आप मत बताइए वो बात। मैंने आपको 2 मिनट सबक दिया। खैर, राजीव जी से मैं आके इसी सवाल पे प्रतिक्रिया लूंगी। राजीव जी, 1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमें आगे भी बढ़ना है। राजीव जी, फिर मैं इस मुद्दे की चर्चा को खत्म रत्ना जी, सच तो यह है कि मयंक जी के पास उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि ये मीडिया नैरेटिव नहीं था। वहां पे रैली आयोजित की गई थी विश्वास दिखाने के लिए कि ये यादव परिवार एक है, और वहां लाइव चल रहा था सैकड़ों टीवी का, उस दौरान ये घटना हुई थी। रही बात संस्कारों की, ये बात ना करे। अगर संस्कार की ही बात होते तो शिवपाल यादव जी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। दूसरी चीज मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा, ये जो गठबंधन बना, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कम बनी थी, यह स्वयं के महत्वाकांक्षा के लिए बनी है, और स्वयं के महत्वाकांक्षा को जनता ने पहले ही भांप दिया था। और आज के साथ ईवीएम में ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्होंने क्या क्या नैरेटिव इन्होंने नहीं फैलाया कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, अमित शाह को ये कर दिया जाएगा, राजनाथ सिंह को वैसे कर दिया जाएगा। हमसे ज्यादा जानकारी तो ये रखते हैं। आखिर ये व्हाट्सएप ज्ञान इनको कहां से आता है? इस व्हाट्सएप ज्ञान के बारे में तो कुछ नहीं कहते। इनके पास व्हाट्सएप वाला भी ज्ञान नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे मैं क्या बताऊं, सामाजिक नहीं है। इन लोगों को चुनाव लड़ना भी ढंग से नहीं आता, अन्यथा ये इतने दिन सत्ता से दूर नहीं रहते। ठीक है राजीव जी, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे की चर्चा में इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो सियासी गर्माहट है वो मौसम के साथ साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें इस अंतिम चरण की, तो इस अंतिम चरण में आयोग की ये पूरी कोशिश है कि मतदान अधिक से अधिक हो, क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2019 की बात करें तो उसमें मतदान का प्रतिशत कम रहा है, और इस बार पूरी कोशिश है कि ये जो प्रतिशत है वो आगे बढ़े। 7वें चरण के चुनाव में कई दिग्गजों के चेहरे हैं, जिनमें हम बात कर ले कि इसमें सबसे बड़ा नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है, जो लगातार तीसरी बार यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से अभिनेत्री कंगना रनावत हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महेंद्र नाथ पांडे, आरके सिंह, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, प्रताप चंद्र सारंगी, उपेंद्र कुशवाहा और रवि किशन समेत कई दिग्गजों का आज फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें शाम के 6 बज चुके हैं और लगभग जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो हर 8 राज्यों में आज 57 सीटों पर ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, और अब लगभग ये प्रक्रिया समाप्त होने की कगार पर है। और कहा जा सकता है कि 19 अप्रैल को शुरू हुआ ये राजनीति का जो एग्जाम था, राजनीति की जो ये परीक्षा थी, उसका आज आखिरी पेपर था। अब बस इंतजार है तो बस नतीजों का, जो 4 जून को हम सबके सामने होगा, और ये इंतजार भी लोगों का अब खत्म होगा, देश का इंतजार खत्म होगा कि ये जो सवाल था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और 4 जून को हमें नतीजे सामने मिल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रधानमंत्री आखिर कौन है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।